So hello students, welcome back once again to Prakashan classes, and in this video we are going to cover the basic concepts or the introduction part of the income tax or taxation law. ये रहने वाला लेक्चर नंबर 4। ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 तक कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स में इनकम टैक्स लॉ में टैक्स क्या होता है, टैक्स का जनरल मीनिंग क्या होता है, टैक्स को कितना पार्ट में डिवाइड किया जाता है, टैक्स स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में, पर्सन का डेफिनेशन क्या है, एसएससी का डेफिनेशन क्या है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे विद अनदर बेसिक कंसेप्ट, दैट इज सोर्स ऑफ इनकम। फर्स्ट वी विल राइट द टॉपिक और न्यू हेडिंग, दैट इज सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम इज बेसिकली हम लोग जहां से इनकम अर्न कर रहे हैं, किसी भी सोर्स से जहां से हम इनकम अर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मेरे ट्यूशन क्लासेस है, तो ट्यूशन क्लासेस से स्टूडेंट को क्लासेस करवाने के बदले थोड़ा बहुत जो फीस मिल रहा है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है। रेंटल बेसिस पे हम लोगों ने प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया, भाड़े पे लगा दिया, तो रेंट जो मिल रहा है वो सोर्स ऑफ इनकम है। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स खरीदते हैं, गुड्स बेचते हैं, तो गुड्स बेच के जो प्रॉफिट हो रहा है वो सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब कोई भी एक्टिविटी करके या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके, या तो हमने कोई एक्टिविटी करते हैं या तो हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं इन द सेंस, जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हमने प्रॉपर्टी भाड़े पे लगा दिया, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हमने प्रॉपर्टी भाड़े पे लगा दिया। जब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हम प्रॉपर्टी भाड़े पे लगाते हैं तो वहां से रेंटल इनकम आता है। क्लियर। एक डॉक्टर है, वो अपना सर्विसेज दे रहा है, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहा है, पेशेंट का सर्जरी कर रहा है, पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो वो उसका सोर्स ऑफ इनकम है वहां से। क्लियर। ट्यूशन टीचर या फिर स्कूल का टीचर, कॉलेज का टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, उसके बदले उनसे फीस चार्ज कर रहा है, वो उनका सोर्स ऑफ इनकम है। कुछ लोग ओल्ड एज में बिलोंग करते हैं, जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनको पेंशन मिल रहा है घर बैठे बैठे आफ्टर देयर रिटायरमेंट या ड्यूरिंग द पोस्ट टर्म ऑफ रिटायरमेंट, आफ्टर द टेन्योर ऑफ सर्विस, उनको जो पेंशन मिल रहा है वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। तो सोर्स ऑफ इनकम बेसिकली मतलब हमारा इनकम आ कहां से रहा है। गुड्स बेच के इनकम आ सकता है, सर्विस दे के इनकम आ सकता है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन वाला इनकम आ सकता है, डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है तो इनकम आ सकता है। तो एक होता है सोर्स ऑफ इनकम। तो सोर्स ऑफ इनकम में लिखेंगे हम लोग, इट रेफर्स टू द ओरिजिन, इट रेफर्स टू द ओरिजिन, it refers to the origin where from income arises. It refers to the origin, it refers to the origin where from income arises, where from income arises. एग्जाम्पल लिख लो, पेंशन। पेंशन क्या है? एक सोर्स ऑफ इनकम है। जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको हर महीना या फिर हर 3-3 महीना पे, हर 6-6 महीना पे, एक साल में एक बार पेंशन मिलता होगा, मंथली बेसिस पे मिलता है जनरली। तो ये जो पेंशन मिल रहा है ये एक सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है। या फिर सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर बाय अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर बाय अर्निंग प्रॉफिट, तो ये क्या हो जाएगा? एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। तो एक और लिख लेंगे हम लोग, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर बाय अर्निंग प्रॉफिट, thereby earning profit, thereby earning profit। तो इनकम का मतलब क्या होता है कि हम लोग पैसा अर्न कहां से कर रहे हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा? पेंशन आ जाएगा, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएगा, thereby earning profit। नेक्स्ट हेडिंग दे देंगे हम लोग हेड्स ऑफ इनकम। नेक्स्ट हेडिंग दे देंगे हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम।
हेड्स ऑफ इनकम, दिस इज द नेक्स्ट हेडिंग। एक होता है वर्ड सोर्स ऑफ इनकम, एक होता है वर्ड हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम में लिखेंगे इट इज मेयर क्लासिफिकेशन ऑफ, या इट इज merely classification, it is merely classification of various source of income। तो जो भी हम लोग इनकम अर्न कर रहे हैं उसका एक सोर्स होता है और सोर्स का हेड होता है। मतलब हेड ऑफ इनकम के अंदर सोर्स ऑफ इनकम आता है। जैसे हम तुमको एग्जांपल देते हैं, लिखो एग्जांपल रेंटल इनकम। रेंटल इनकम फ्रॉम बिल्डिंग लेट आउट, रेंटल इनकम फ्रॉम बिल्डिंग लेट आउट, ये एक सोर्स ऑफ इनकम है। बिल्डिंग को भाड़ा लगा के रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं, ये एक सोर्स ऑफ इनकम है। डैश दे के लिखेंगे इसका हेड्स ऑफ इनकम क्या होगा, डैश दे के लिखना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसका हेड्स ऑफ इनकम क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये इसका हेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका हेड हो जाएगा। मतलब हेड्स ऑफ इनकम का मतलब होता है हेडिंग, ठीक है। हेड्स ऑफ इनकम का मतलब होता है हेडिंग जिसके अंदर वेरियस सोर्स ऑफ इनकम आता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये हेड्स ऑफ इनकम कितने तरह का होता है। तो आगे लिखेंगे, लिखो कॉपी के बीच में हेडिंग दे देना 5 हेड्स ऑफ इनकम। देयर आर बेसिकली 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम को 5 हेड्स में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 होता है इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरीज, ये फर्स्ट हेड है। दिस इज द फर्स्ट हेड ऑफ इनकम, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरीज बीइंग द फर्स्ट हेड ऑफ इनकम। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। दुनिया में जितना भी इनकम है वो 5 हेड्स में पाया जाएगा, मतलब वो 5 हेडिंग्स के अंदर आएगा। द फर्स्ट हेड बीइंग इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी एक ऐसा हेड है जिसमें सैलरी इनकम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं। अब तुम सोचो, दिस पेंशन इफ इट इज रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई जो कि अभी जिंदा है, एम्प्लॉय जिंदा है, रिटायरमेंट हो चुका है, तो पेंशन क्या हो गया, सोर्स ऑफ इनकम। बट ये किस हेड ऑफ इनकम के अंदर आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरीज, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट हेड होता है, लिखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थोड़ा सा इनकम फ्रॉम सैलरीज के बारे में और जानते हैं। देखो, एक होता है एम्प्लॉयर दैट इज मास्टर, और एक होता है एम्प्लॉई दैट इज सर्वेंट। एक होता है एम्प्लॉयर दैट इज मास्टर और दूसरा होता है एम्प्लॉई दैट इज सर्वेंट। एम्प्लॉई क्या करता है ना, कुछ सर्विसेज देता है अपने एम्प्लॉयर को। वो अकाउंटिंग रिलेटेड सर्विस हो सकता है, वो टैक्सेशन रिलेटेड सर्विस हो सकता है, क्लियर। वो कुछ सर्विसेज देता है, एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को कुछ सर्विसेज देता है और उस सर्विसेज के बदले में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सैलरीज पे करता है, जो कैश इन नेचर भी हो सकता है एज वेल एज काइंड इन नेचर भी हो सकता है, मतलब नॉन कैश इन नेचर। इसका मतलब सैलरीज क्या होता है, सैलरीज इज द कंसिडरेशन विच इज पेएबल बाय द एम्प्लॉयर टू देयर या टू इट्स एम्प्लॉई फॉर द सर्विसेस रेंडर्ड या सर्विसेस रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉई।
क्लियर? तो सैलरीज कौन पे करता है? एम्प्लॉयर पे करता है। किसको? अपने एम्प्लॉय को पे करता है, क्योंकि एम्प्लॉय ने कुछ सर्विसेज दे रखा है किसको? अपने एम्प्लॉयर को। तो सर्विसेज के बदले में जो कंसिडरेशन है उसको सैलरी बोल रहे हैं। एंड इनकम फ्रॉम सैलरी इज वन ऑफ द हेड, जहां पे इनकम किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को। इनकम किसके हाथ में आ रहा है? एम्प्लॉय के हाथ में आ रहा है। एम्प्लॉय कौन होता है? जो किसी और का ऑर्डर्स फॉलो करता है, जो मास्टर्स का ऑर्डर फॉलो करेगा, ठीक है, जो अपने एम्प्लॉयर्स का ऑर्डर को फॉलो करेगा, उनके टर्म्स को फॉलो करेगा, उनके टर्म्स को गाइड करेगा, ठीक है, फॉलो करते हुए। तो इनकम फ्रॉम सैलरीज। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मान लो हमारे पास बहुत सारा हाउस प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है, मतलब मान लो हमारे पास 2-3 बिल्डिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, 2-4 गोडाउन पड़ा हुआ है, हमने सबको भाड़ा पे लगा दिया, रेंटल बेसिस पे। अब हमने भाड़ा पे लगाया है, सामने वाला वो उसमें रहेगा, मतलब रेसिडेंशियल यूज करेगा या फिर उसमें अपना बिजनेस करेगा, कमर्शियल यूज करेगा, इससे हमको मतलब नहीं है। हमने प्रॉपर्टी अपना भाड़ा पे लगा दिया है, ठीक है। अब भाड़ा वाला जो इनकम आ रहा है, जो रेंटल इनकम आ रहा है, वो क्या माना जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब रेंटल इनकम रिसीव्ड बाय लेटिंग आउट द बिल्डिंग। बिल्डिंग को भाड़ा पे लगाने पे जो इनकम आ रहा है, ये एक सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे मान लो बिल्डिंग 1 से भाड़ा आता है महीने का 10,000 रुपया, बिल्डिंग 2 से भाड़ा आता है महीने का 20,000 रुपया, बिल्डिंग 3 से भाड़ा आता है महीने का 30,000 रुपया, एंड सो ऑन। मतलब बिल्डिंग 1 का एनुअल इनकम कितना? अगर महीने का भाड़ा 10,000 आ रहा है तो साल का भाड़ा 1,20,000, वो उसका एनुअल इनकम है। ऑल्दो ऐसे नहीं होता है, हम लोग जब चैप्टर में जाएंगे तब सीखेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सारे हेड से अलग है। इस हेड में जितना कमाते हैं जनरली उस पर टैक्स नहीं देते, जितना कमा सकते हैं उस पर देते हैं। ये सारा बात जब चैप्टर में जाएंगे तब क्लियर होगा। इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड। नेक्स्ट हेड आता है, लिखो, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। दिस इज बीइंग द थर्ड हेड। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये थर्ड हेड ऑफ इनकम है। दिस इज बीइंग द थर्ड हेड ऑफ इनकम। मतलब अगर कोई बिजनेस कर रहा है, मतलब गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करके आगे बेच रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मेक एंड सेल। अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है, गुड्स को खरीद रहा है, बना बनाया गुड्स खरीदता है, आगे बेच देता है अपना प्रॉफिट रख के, दैट इज बाई एंड सेल। या तो हम मेक एंड सेल करते हैं या तो हम बाई एंड सेल करते हैं। तो हम लोग जब कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ना, कोई भी सामान बना के बेचते हैं, खरीद के बेचते हैं, तो वहां से कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो बिजनेस का जो इनकम होता है वो कौन सा हेड में टैक्सेबल होता है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी। शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? पीजीबीपी हेड। जैसे मान लो कोई प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल कौन होता है? जिसके पास एक्सपर्टाइज नॉलेज होता है, ठीक है। जो प्रोफेशन होता है वो प्रैक्टिस, वो पर्सन इन प्रैक्टिस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर, डॉक्टर के पास जो नॉलेज है ना वो स्पेशलाइज नॉलेज है। क्लियर? डॉक्टर के पास जो नॉलेज है वो स्पेशलाइज नॉलेज है। तो डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर को काम को हम लोग बोलते हैं, डॉक्टर का काम को जो होता है ना उसको इन प्रैक्टिस बोला जाता है। डॉक्टर एक प्रोफेशनल होता है। वैसे चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ठीक है। लॉयर, एडवोकेट, लॉयर इन प्रैक्टिस, एडवोकेसी प्रैक्टिस करता है वो। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके पास स्पेशलाइज नॉलेज होता है, जो अपना नॉलेज को यूज करके, स्किल्स को यूज करके, अपने टैलेंट को यूज करके, मान लो कोई प्रोफेशनल सिंगर है तो उसका टैलेंट है, टैलेंट को यूज करके पैसा कमा रहा है, तो प्रोफेशन में इसका उसका इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। जैसे मान लो विराट कोहली, ठीक है, इतना टैलेंटेड क्रिकेटर है, तो उसका इनकम कहां टैक्सेबल होता होगा? पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होता होगा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस का जो इनकम होता है, प्रोफेशन से जो इनकम आता है, वो कौन सा हेड में टैक्सेबल होता है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसको बहुत लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन भी बोलते हैं। तो और देके लिख दो, इंग्लिश वाला और देके लिख देना, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हेड आता है, चौथा हेड आता है कैपिटल गेन्स। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स मत लिख देना, ओनली कैपिटल गेन्स। क्यों? अभी
5 मिनट बाद समझ में आएगा। ओनली कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स नहीं लिखते हैं। एंड लास्ट हेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लास्ट हेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये रेसिडुअरी हेड होता है। मतलब जो इनकम पहला 4 हेड में नहीं आएगा वो ऑटोमेटिक कहां आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का हेड में आ जाएगा। दीज आर द 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम को इन 5 हेड्स में कैटेगराइज किया जाता है। दीज आर द 5 हेड्स ऑफ इनकम। पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, जहां पे भी एक एम्प्लॉई कोई सर्विस दे रहा है अपने एम्प्लॉयर को और उसके बदले उसको कुछ पैसा मिल रहा है, कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। हमने प्रॉपर्टी अपना भाड़ा पे लगा दिया है, रेंटल इनकम मिल रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर प्रोफेशन में इन्वॉल्व है तो पीजीबीपी हेड। कैपिटल गेन क्या होता है, हमारे पास एक कैपिटल एसेट था। क्या होता है कैपिटल एसेट, अभी समझो बस कैपिटल एसेट इज ऑलमोस्ट लाइक एसेट। कैपिटल एसेट का एक बहुत डिटेल्ड डेफिनेशन जब चैप्टर में जाएंगे तब आएगा। हमारे पास एक कैपिटल एसेट था, हमने उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया। ट्रांसफर वर्ड का मतलब क्या होता है, अभी के लिए समझो ट्रांसफर वर्ड का मतलब सेल, पर ट्रांसफर वर्ड का मतलब सिर्फ सेल नहीं होता। हमारे पास एक कैपिटल एसेट था, हमने उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया, सेल कर दिया। सेल करके हमको कुछ गेन अराइज हुआ, ठीक है। सच एज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बिल्डिंग था, हमने बिल्डिंग को अगर भाड़ा पे लगाया तो कौन सा हेड का इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमने बिल्डिंग को बेच दिया और बेचा तो हम लोग को 20 लाख का गेन अराइज हुआ, तो वो कौन सा हेड का इनकम, या फिर वो कौन सा हेड का रेवेन्यू, इनकम नहीं बोलेंगे, रेवेन्यू, कैपिटल गेन्स। नो डिफरेंस हम लोग को ये समझना है कि सब हेड में देखो इनकम वर्ड लिखा है, बट इस हेड में सिर्फ कैपिटल गेन्स लिखा है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स नहीं लिखा। इसका रीजन ये है, इनकम ना रेकरिंग इन नेचर होता है। इनकम का नेचर ही होता है रेकरिंग इन नेचर। ना व्हाट डू मीन बाय रेकरिंग इन नेचर, समथिंग विच इज फ्रीक्वेंट, जो बार बार होता है। एक एम्प्लॉय को हर महीना सैलरी मिलता होगा, हर साल सैलरी मिलता होगा, क्लियर, रेकरिंग बेसिस पे। जो प्रॉपर्टी भाड़े पे लगाए उसमें हर महीना रेंट आएगा, रेकरिंग बेसिस पे। पीजीबीपी से इनकम रेकरिंग बेसिस पे आता है ना, कभी कम कभी ज्यादा, बट रेकरिंग बेसिस पे। मान लो हम लोगों ने कोई बैंक में एफडी करा रखा है तो एफडी पे इंटरेस्ट हर साल मिलेगा। बैंक में सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखे हैं तो सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट हर 3-3 महीना पे मिलेगा या हर महीना पे मिलेगा। कुछ कुछ बैंक मंथली इंटरेस्ट भी देते हैं, जनरली सारे बैंक्स क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट देते हैं, क्लियर। तो जैसे मान लो तुम लोगों ने फॉर एग्जांपल हमने एक खाली जमीन भाड़ा पे लगा दिया, हमारे पास एक वेकेंट लैंड था, हमने भाड़ा पे लगा दिया। तो अगर वेकेंट लैंड भाड़ा पे लगाएंगे तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा, क्योंकि हाउस तो है ही नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एजेंट को कमीशन मिलता है, एलआईसी एजेंट लोग काम करता है, उनको सैलरी नहीं मिलता फिक्स बेसिस पे, उनको कमीशन मिलता है। तो एजेंट का जो कमीशन है ना वो तो सैलरी नहीं है, मतलब एजेंट एम्प्लॉय नहीं होता है, तो जो एम्प्लॉय नहीं है उसका इनकम सैलरी हेड में नहीं आएगा, उसका इनकम कहां आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दीज ऑल इनकम्स आर रेकरिंग इन नेचर। बट एसेट बेच के गेन होगा या लॉस होगा ये तो पहले से प्रीफिक्स नहीं होता, पहला बात। और दूसरा चीज, हम लोग अपना एसेट फ्रीक्वेंटली बेचते भी नहीं है, मतलब ये सब ट्रांजैक्शन वंस इन अ ब्लू मून होता है, कभी कभी होता है कि नहीं। ऐसा थोड़ी है कि पिछला महीना बिल्डिंग बेचे थे फिर बिल्डिंग बेच दिए, सब बिल्डर तो ऐसा ही करता है। बिल्डर का जो बिल्डिंग है ना वो उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। बिल्डर जो बिल्डिंग बना के बेचता है उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, तो उसके लिए ना वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। ज्वेलर के पास जो ज्वेलरी है ना वो उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, उसका वही काम है हर महीना ज्वेलरी बेचना, ठीक है, तो उसके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है। बट हमारे लिए बिल्डिंग क्या है, हमारे लिए बिल्डिंग एक कैपिटल एसेट है, हमारे लिए ज्वेलरी एक कैपिटल एसेट है। हमने बिल्डिंग बेचा, हमको गेन हुआ, तो कौन सा हेड में आएगा, कैपिटल गेन्स। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है। ज्वेलरी बेच के हमको गेन हुआ तो कौन सा हेड बोलेंगे, कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो आज का क्लास में अभी तक क्या सीखे, एक होता है सोर्स ऑफ इनकम, मतलब इनकम आया कहां से, इट रेफर्स टू द ओरिजिन वेयर फ्रॉम इनकम अराइजेस। इनकम कहां से आया, ट्यूशन क्लासेस करवा के इनकम आया। मान लो मेरे पास 4 ट्यूशन सेंटर है, तो ट्यूशन सेंटर 1 से इनकम आया 5,000, ट्यूशन सेंटर 2 से इनकम आया 2,000, ट्यूशन सेंटर 3 से इनकम आया 3,000, क्लियर। एंड ट्यूशन सेंटर 4 से कोई इनकम नहीं आया, तो 4 ट्यूशन सेंटर से 10,000 का इनकम आया, 4 ट्यूशन सेंटर से 10,000 रुपया का इनकम आया, क्लियर। तो ये सोर्स ऑफ इनकम बता रहा है। बट ये मेरा कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा,
एनी आइडिया कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा ट्यूशन सेंटर का इनकम? अदर सोर्सेस में। रीजन, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हम लोग। डॉक्टर का काम देखो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, वो उसमें प्रैक्टिस करता है डेली बेसिस पे। एक सर्जन है तो वो सर्जरी ही करेगा। जो जनरल प्रैक्टिशनर है वो इन जनरल मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा। जो आई स्पेशलिस्ट है वो सिर्फ आई का ही डॉक्टर है ना, देयर इज स्पेशलाइजेशन, दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स, उनके पास स्पेशलाइज नॉलेज है। जैसे बताओ पेट दर्द होने पे सैरिडोन और माथा दर्द होने पे पुदीना लेना पड़ता है, उल्टा है क्या? अच्छा उल्टा बोल दिए क्या? चलो ठीक, बस सीधा बोल देते हैं। सर दर्द होने पे सैरिडोन और पेट दर्द होने पे पुदीना लेना है। थोड़ा बहुत आइडिया तो हम लोग को भी है, ये थोड़ा बहुत आइडिया, उस पर भी हम लोग कितना सारा अपना मतलब ये करते रहते हैं, ये खा लो ठीक हो जाएगा, वो खा लो ठीक हो जाएगा, बट एक्चुअल में ठीक होगा भी या नहीं होगा या दिया बुझ जाएगा ये तो डॉक्टर ही बता पाएगा ना, जो स्पेशलिस्ट है। तुम्हारे लिए बहुत छोटा सा बीमारी है, सर कभी कभी दर्द होता है, ऐसे तो होता नहीं है। बोला आप जाने वाले हैं, बोले कहां जाएंगे? बोला रिपोर्ट बता रहा है, ठीक है कुछ दिन है। बोले सर ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं। बोला ऐसा सबके साथ नहीं होता, यू आर वन ऑफ द स्पेशल। सो समझो प्रोफेशनल ना स्पेशलाइज नॉलेज होता है उसके पास, वो अपना एक्सपर्टीज, अपना नॉलेज, अपना स्किल, अपना टैलेंट को यूज करके इनकम अर्न करता है। तो डॉक्टर का इनकम किस हेड में टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी हेड में। एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर कौन होता है? रॉ मटेरियल खरीदता है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, आगे बेच देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर बेचता है फाइनल कंज्यूमर को। दिस इज कॉल्ड सप्लाई चेन। तो ये सब इनकम कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी हेड में। क्लियर? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या आएगा? रेंटल इनकम। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी हाउस प्रॉपर्टी, हमने प्रॉपर्टी भाड़े पे लगा दिया तो रेंटल इनकम आएगा। जल्दी बताओ केबीसी प्राइस मनी कौन सा हेड में आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्सेस है ना, जिसका कोई हेड नहीं बनता उसका अदर सोर्सेस है। एजेंट का कमीशन सैलरी हेड में आएगा? नहीं, बिकॉज एजेंट इज नॉट एन एम्प्लॉय। और कमीशन तो फिक्स्ड इन नेचर नहीं होता है, वेरिएबल इन नेचर होता है, हर महीने थोड़ी मिलता है। ऐसा थोड़ी कि हर महीने एक ही कमीशन मिल रहा है, ऐसे कैसे हो गया? तो सैलरी हो गया। फिर सैलरी फिक्स्ड इन नेचर होता है, हर महीना मिलता है, बट कमीशन फिक्स्ड इन नेचर नहीं होता है। हो सकता है जनवरी फरवरी में कोई कमीशन नहीं मिला, मार्च में 1 करोड़ का कमीशन मिल गया एजेंट को, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है फिर 2 साल कुछ कमीशन नहीं मिला। क्लियर? तो कमीशन पहला बात वेरिएबल इन नेचर, एंड दूसरा चीज कमीशन एजेंट को मिलता है, एजेंट एम्प्लॉय नहीं होता। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमने रिलायंस का शेयर्स खरीदा है, हिंडाल्को का शेयर्स खरीदा, उस पर डिविडेंड मिला है। कंपनी को जब प्रॉफिट होता है ना, कंपनी जब प्रॉफिट्स बांटता है शेयर होल्डर्स में, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो हमको रिलायंस इंडस्ट्री से डिविडेंड मिला है 1200 रुपया का, 1200 रुपया डिविडेंड मिला है। इनकम फ्रॉम कौन सा हेड होगा? इनकम फ्रॉम, सोच के बताओ, क्या वो पीजीबीपी का इनकम है? नहीं, वो तो मेरा इन्वेस्टमेंट था। तो इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम आ रहा है वो रेकरिंग इन नेचर थोड़ी है। पहला बार वो रेकरिंग इन नेचर नहीं है, दूसरा बार वो किसी स्पेसिफिक हेड में नहीं आ रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर? तो हम लोग को हेड्स ऑफ इनकम को पहचानना पड़ेगा, और यही हमारा सेमेस्टर 3 का सिलेबस भी है, और सब चैप्टर्स का नाम है अपने आप में। इनकम फ्रॉम सैलरी सिलेबस है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें से। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिलेबस है, 15 मार्क्स में से क्वेश्चन आएगा। पीजीबीपी सिलेबस है, 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। कैपिटल गेन सिलेबस है, 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अदर सोर्सेस सिलेबस है, 5 से 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। गिन लो कितना सिलेबस कवर्ड हो गया, 15। हालांकि चॉइस भी आ सकता है, अभी नहीं बताएंगे किसमें चॉइस, नहीं तो स्टूडेंट अपने आप चॉइस बना लेगा। ठीक है, तो मान लो 15 और 15 30, ओवरऑल 30 कवर्ड हो गया। 10 और 10 तुम देखो 50-55 मार्क्स का सिलेबस ऐसे ही कवर्ड हो गया। तो यही हमारा सिलेबस है, और इसके आसपास कुछ और चैप्टर्स घूमते रहेंगे जो कि अगेन सिलेबस का पार्ट है, बट इनसे रिलेटेड है। दिस इज द मेजर पोर्शन ऑफ आवर सिलेबस। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग कॉल्ड सोर्स ऑफ इनकम एंड समथिंग कॉल्ड हेड्स ऑफ इनकम। अब हमको बताओ कौन बड़ा है, हेड्स ऑफ इनकम बड़ा है कि सोर्स ऑफ इनकम बड़ा है? एक हेड्स ऑफ इनकम में अनगिनत सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, एक हेड्स ऑफ इनकम में अनकाउंटेबल, देयर आर मेनी सोर्स ऑफ इनकम। फॉर एग्जांपल सैलरीज, बेसिक सैलरी मिल रहा है एम्प्लॉय को, कौन सा हेड में टैक्सेबल? इनकम फ्रॉम सैलरी। डियरनेस अलाउंस मिल रहा है, आए दिन महंगाई बढ़ते जा रहा है, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय बोल रहा है इतना में नहीं होगा, एम्प्लॉयर बोल रहा है चलो डीए देते हैं तुमको, डियरनेस अलाउंस। महंगाई बढ़ रहा है इसलिए तुमको डियरनेस अलाउंस देते हैं, बेसिक सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, डीए बढ़ा देंगे। तो वो कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम सैलरीज।
एम्प्लॉय बोल रहा है हम वो ऑफिस का काम से यहां वहां जाते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो कभी हावड़ा से चले गए कोलकाता आ गए, कोलकाता में आके मान लो कभी पार्क स्ट्रीट आ गए, फिर आप बोलते हो उस ऑफिस जाओ, तो पैसा लगेगा ना। तो एम्प्लॉयर बोले ठीक है कन्वेंस अलाउंस ले लेना। कन्वेंस मतलब मूवमेंट विद इन द सिटी, ठीक है, कन्वेंस का मतलब होता है मूवमेंट विद इन द सिटी, उसके लिए जो खर्चा पानी लगेगा। तो ये सब अगर मान लो कन्वेंस अलाउंस एम्प्लॉयर ने दिया है, ध्यान से सुनना, कन्वेंस एम्प्लॉयर अलाउंस एम्प्लॉयर ने दिया है हर महीना 2000, तो साल में कितना दे दिया 24,000। तुमने उसमें से 15,000 ही खर्चा किया, 9,000 तुम्हारे पॉकेट में बच गया, तो बनेगा ना तुम्हारा इनकम, राइट। तुमको हर महीना 2,000 रुपया मिला, तो साल का 24,000 रुपया मिला, तुमने 15,000 ही खर्चा किया, 9,000 बचा के रख लिया अपने पॉकेट में, तो इनकम बन गया। तो वो एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया। तो कौन सा हेड में आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड में। क्लियर, हमने अपना होटल भाड़ा पे लगा दिया, मान लो बिल्डिंग को भाड़ा पे लगा दिया, ठीक है, तो रेंटल इनकम आ रहा है। बिजनेस तो कितना सारा हो सकता है, बिजनेस 1, बिजनेस 2, किसी का गारमेंट का बिजनेस है, सेम पर्सन का आयरन स्टील का बिजनेस है, सेम पर्सन का मान लो मेडिसिन का बिजनेस है, तो पीजीबीपी हेड में आ जाएगा। क्लियर, कैपिटल गेन में कितना सारा हो सकता है। इसका मतलब यहां से एक बात समझ में आ रहा है कि देयर आर ओनली 5 हेड्स ऑफ इनकम, बट देयर कैन बी मेनी सोर्स ऑफ इनकम। एंड कौन बड़ा होता है, हेड्स ऑफ इनकम की सोर्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम हेड्स ऑफ इनकम का पार्ट है, हेड्स ऑफ इनकम के अंदर सोर्स ऑफ इनकम आता है। क्लियर, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम मतलब इनकम आया कहां से, कमाए कहां से पैसा, किस नाम से कमाए। जैसे पेंशन, पेंशन एक सोर्स ऑफ इनकम है कि हेड्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है। इसका हेड्स ऑफ इनकम कौन सा होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर एम्प्लॉय जिंदा है। एम्प्लॉय के मर जाने के बाद उसके फैमिली को पेंशन मिल रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब ये हेड्स ऑफ इनकम को हम लोग को पहले समझना पड़ेगा। तो फटाफट इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। टॉपिक का नाम है ग्रॉस टोटल इनकम। पहले इसमें लिखेंगे होता क्या ये ग्रॉस टोटल इनकम, लिखो द एग्रीगेट ऑफ सेक्शन नंबर है सेक्शन 80B सबसेक्शन 5, सेक्शन 80B सबसेक्शन 5। बिफोर एंटरिंग इनटू एनी चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स वी हैव टू हैव अ थॉरो एंड डिटेल्ड नॉलेज ऑफ दीज टॉपिक्स। ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, ये सब बेसिक कंसेप्ट हैं। इनकम टैक्स एक्ट में किसी भी चैप्टर में जाने से पहले, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले ये सबका थॉरो आइडिया होना चाहिए। तो क्या लिख रहे हैं, लिखो द एग्रीगेट ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम। अभी अभी जो पढ़े थे हेड्स ऑफ इनकम, द एग्रीगेट ऑफ, एग्रीगेट मतलब सम टोटल, 5 हेड्स ऑफ इनकम is known as gross total income, is known as gross total income। मतलब वो 5 हेड्स ऑफ इनकम को ऐड करने के बाद जो फाइनल इनकम आता है ना, उसको ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। तो इसको समझने के लिए नीचे कुछ इस तरह से लिख लो, पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज। सर मेरा मन कर रहा है सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखें, नहीं, सबसे पहले हमको इनकम फ्रॉम सैलरीज ही लिखना है। मतलब यहां पे सीक्वेंस मेंटेन करना जरूरी है, बिल्कुल यहां पे सीक्वेंस को मेंटेन करना जरूरी है। मतलब एग्जाम में अगर हम पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरीज, नाउ इनकम फ्रॉम सैलरीज का मतलब क्या होता है, ये हमको कंप्यूटेशन सीखना पड़ेगा। ये हम लोग का अलग से चैप्टर है पूरा, जो कि ज्यादा क्लास नहीं लगेगा, मेरे ख्याल से 16-17 क्लास लगेगा, एक 1.5 घंटा करके, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा इस चैप्टर को सीखने में। 16 से 17 क्लास में हम लोग चैप्टर में सम सीखना स्टार्ट कर देंगे और 20 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरीज। बाकी सब चैप्टर्स इसका 1/4 लगेगा, ठीक है, 1/4 टाइम ऑफ द इनकम फ्रॉम सैलरीज। मतलब सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है, इनकम फ्रॉम सैलरीज। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और ये दोनों ही चैप्टर एग्जाम में 15-15 मार्क्स का आता है सर, समझ के सर, यही दो पढ़ के जाना है। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, दैट इज पीजीबीपी। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, दैट इज पीजीबीपी। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स की ओनली कैपिटल गेन्स, ओनली कैपिटल गेन्स, बिकॉज ये रेकरिंग इन नेचर नहीं है, नॉन रेकरिंग इन नेचर। एंड इनकम हमेशा क्या होता है, रेकरिंग इन नेचर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, इनकम टैक्स लॉ में ना एक बहुत ही अच्छा बात यह है ना कि इनकम लीगल है या इलीगल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने किसी को किडनैप कर लिया, ठीक है, हमने सोचा कि कैसे शॉर्ट टाइम में पैसा कमाना है, तो हमने क्या किया, शाहरुख खान के बेटा को किडनैप कर लिया। क्लियर? बेचारा सब खाली शाहरुख खान के पीछे पड़ रहे थे, अरे पैसा भी तो उसी के पास है। शाहरुख खान का बेटा को हमने किडनैप कर लिया और कहीं से शाहरुख खान का नंबर हमको मिल गया, शाहरुख खान को हमने कॉल कर दिया, हमने उससे 50 करोड़ डिमांड किया, 50 करोड़। शाहरुख खान ने बोला ठीक है ले लो, क्या करना है दे दो उसको, ठीक है। 50 करोड़ उसने हमको सेंड कर दिया, ठीक है। अब फिर बेटा को हम क्या रखते, उसका रखने में खर्चा भी तो बहुत है। 50 करोड़ इसलिए रखे थे कि भाई 2 दिन रखे तो 5 करोड़ खर्चा भी तो हो गया था, 2-3 दिन उसका लाइफस्टाइल भी तो वैसा ही है ना। तो मान लो मेरे को 50 करोड़ रुपए आया, इनकम टैक्स को ये बात पता चल गया, इनकम टैक्स अगले दिन मेरे घर पे पहुंच गया, बोले सुने 50 करोड़ का इनकम हुआ है, एक्सटॉर्शन का इनकम है। हम बोले कहां सुन लिए, बोले सोशल मीडिया का जमाना है। बोले ठीक है, एक काम करो, इस पे जो टैक्स बनता है वो पे कर दो। तो इनकम टैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर द इनकम इज अर्न्ड बाय लीगल मींस और इलीगल मींस। भाई इनकम टैक्स नजर में सब इनकम इनकम है, ठीक है। इनकम टैक्स किसी को नहीं छोड़ता है, कोई भी इनकम को नहीं छोड़ता है, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, ठीक है। हमारे घर से मान लो पैसा मिला, ठीक है, बड़ा गड्डी गड्डी पैसा मिला, मान लो किसी के और के घर से, और हमसे पूछा जा रहा है पैसा कहां से है, हम बोल रहे मेरा नहीं है, मतलब वो क्या माना जाएगा, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेस। जिस पैसा का हम डिटेल नहीं दे पाएंगे उसको बोला जाता है इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेस। और वो कौन सा हेड का इनकम माना जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। भाई तुम्हारे पास आया तो कहीं से तो आया होगा, अब तुम बता नहीं पा रहे हो इसका हेड कहां से आया, तो हम क्या मानेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और सच इनकम को हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज। तो ना इनकम टैक्स में ये मत देखना लीगल इनकम है इलीगल इनकम है, भाई किसी को पैसा मार लिया कमाया, भाई पैसा कमाया ये इंपॉर्टेंट है, और इनकम पे टैक्स देना ये इंपॉर्टेंट है। वो इनकम कैसा है इससे कोई मतलब नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सो दीज आर द 5 हेड्स ऑफ इनकम। इन 5 हेड्स ऑफ इनकम का जो सम टोटल होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसका मतलब जीटीआई। तो जब भी हम लोग को क्वेश्चन बोलेगा ना कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम, वी नीड टू हैव दीज 5 हेड्स ऑफ इनकम। अच्छा जरूरी नहीं सबका जीटीआई 5 हेड्स से इनकम से बने, ठीक है। देखो मेरा जीटीआई में ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आता है, ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम विच फॉल्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। हम केबीसी में चले गए थे, ठीक है, वो एपिसोड आया नहीं था टीवी पे। क्लियर, वो एपिसोड ही हटा दिया वो लोग, क्लियर, एपिसोड को ब्रॉडकास्ट ही नहीं किया। तो मैंने पैसा भी जीत लिया था, 5,000 रुपए जीत के आए थे वहां से। ठीक है, बोला 5,000 जीता क्या दिखाए, और तुम्हारा तो कॉन्फिडेंस भी वैसा नहीं है, तो तुम कॉन्फिडेंस वाला बच्चा है ना, एक तो लास्ट में 0 जीत के गया फुल कॉन्फिडेंस के साथ। बोला ये टेलीकास्ट नहीं होगा, बोला कॉन्फिडेंस होता तो टीआरपी भी बढ़ता, लोग देखते भी। तो वो 5,000 रुपए हमने जीता था, इनकम टैक्स खबर लग गया 5,000 जीते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ट्यूशन फीस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, केबीसी प्राइज मनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कहीं इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट मिल रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, किसी कंपनी का शेयर्स खरीदे डिविडेंड मिल रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज,
खाली जमीन भाड़े पे लगा दी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मान लो ये सब मेरा हेड्स ऑफ इनकम में आता है, मतलब ये सब मेरा जीटीआई का पार्ट बनेगा। ठीक है, मेरे पास एक बिल्डिंग भी है, हमने बिल्डिंग भाड़े पे लगा दी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देखो मेरा ये हेड ऑफ इनकम में आता ही नहीं है, बिकॉज हमको किसी से सैलरी वैलरी नहीं मिलता है, तो मेरा इनकम फ्रॉम सैलरीज क्या रहेगा, नील रहेगा। मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एग्जिस्ट करता है। कैपिटल गेन भी कुछ नहीं हुआ, कोई ज्वेलरी खरीदे ही नहीं, ना बेचे, ज्वेलरी है ही नहीं तो बेचेंगे कहां से, कैपिटल गेन। ठीक है, ये भी नहीं था, बिजनेस प्रोफेशन भी नहीं है, तो ये सब हटाओ। इसका मतलब जरूरी नहीं है सबका जीटीआई में पांचों हेड्स ऑफ इनकम एग्जिस्ट करे। It does not, GTI means the aggregate of 5 heads of income, but it is not necessary that each and every individual will have income from all 5 heads. ठीक है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, किसी एक इंडिविजुअल का सिर्फ एक ही हेड से इनकम हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो जीटीआई का मतलब होता है सम टोटल ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, टोटल इनकम। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हम लोग का टोटल इनकम, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 45 रेड विद सेक्शन 80A सब सेक्शन 1। अब टोटल इनकम देखो होता है क्या, लिखो टोटल इनकम इज द एग्रीगेट ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम। Total income is the aggregate of 5 heads of income। अब तुम बोलोगे ये तो ग्रॉस टोटल इनकम था, अभी लिखवाए थे, तो आगे लिखेंगे कॉमा reduced by inverted commas open deduction, reduced by deduction अंडर चैप्टर, reduced by deduction under chapter 6A रोमन 6 कैपिटल A। अब ये क्या चीज होता है देखते हैं, बोल रहे हैं टोटल इनकम इज द एग्रीगेट ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम, reduced by डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ब्रैकेट में लिखेंगे डिडक्शन, चलो नेक्स्ट लाइन से लिख देते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो इसको हम लोग अगर लिख के समझें तो ग्रॉस टोटल इनकम तक का तो कहानी हमको पता ही है कैसे निकलता है। 5 हेड्स ऑफ इनकम का जो सम टोटल होता है उसको ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं, और उससे हम लोग क्या लेस कर देते हैं, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अब ये डिडक्शंस क्या होता है, जिसमें आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक। तो ग्रॉस टोटल इनकम से जब डिडक्शंस माइनस करते हैं तब जाके हम लोग के पास आता है टोटल इनकम, जिसको हम लोग टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं। अच्छा, जिस इनकम पे टैक्स लगेगा उसको टोटल इनकम कहते हैं। यस, टोटल इनकम ऑब्लिक टैक्सेबल इनकम। तो ऐसा इनकम जिस पे टैक्स लगेगा उसको कहते हैं टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम। ये डिडक्शन क्या होता है, मान लो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम आया था सपोज 8 lakhs, मान लो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम आया था 8 lakhs। ठीक है, इसका मतलब हमको 8 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ जाता अगर मेरे पास कोई डिडक्शन नहीं होता। सरकार ने कुछ लीगल तरीका बताया है टैक्सेस को कम करने का। सरकार बोलता है ना, देखो हमको ना पैसा चाहिए, अब तुम पैसा टैक्स के नाम पे दो या फिर कोई और तरीके से पेमेंट करो। फॉर एग्जाम्पल,
अगर हम लोग अपना LIC का पेमेंट करते हैं ना, LIC का प्रीमियम पे करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC का प्रीमियम अगर हम पे करते हैं, या तो खुद के लिए या तो अपने स्पाउस के लिए, जैसे हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस है, वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस है, या फिर अपने चिल्ड्रन के लिए। एसएससी अगर खुद के लिए LIC का प्रीमियम पे करेगा, या तो अपने वाइफ के नाम पे LIC का प्रीमियम पे करेगा, या तो अपने चिल्ड्रन के नाम पे LIC का प्रीमियम पे करेगा। चिल्ड्रन कैसा भी हो, मेजर हो माइनर हो, सब चलेगा। तो वो क्या कर सकता है ना, जितना वो प्रीमियम पे कर रहा है, सपोज उसने 1 लाख रुपए अपना LIC का प्रीमियम पे किया, तो वो क्या कर सकता है, उसने LIC का प्रीमियम पे किया, उसको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, उसका ग्रॉस टोटल इनकम को हम 1 लाख से कम कर देंगे। ऐसा होने से क्या होगा, उसका ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख था, अगर डिडक्शन 1 लाख का मिलेगा तो टैक्सेबल इनकम कितना रह गया, 7 लाख। तो डिडक्शन बेनिफिट है कि कर्ज है, एसएससी के लिए बेनिफिट है। मतलब कुछ करने पे डिडक्शन मिलता है, बिना कुछ किए डिडक्शन नहीं मिलता। मान लो एसएससी ने हाउसिंग लोन का रीपेमेंट किया था, घर खरीदा था लोन लेके, लोन का रीपेमेंट कर रहा है, बहुत अच्छा बात है। हाउसिंग लोन में ना 2 एलिमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट जब भरते हैं ना उसमें 2 एलिमेंट होता है, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट का रीपेमेंट करेंगे ना उसका डिडक्शन अलग मिलेगा, मतलब वो इंटरेस्ट पेमेंट करने के कारण मेरा टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगा, वो अलग से। और जो प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं ना, प्रिंसिपल लोन का जो प्रिंसिपल का रीपेमेंट करते हैं उसका नाम पे हम डिडक्शन क्लेम कर लेंगे 80C में। फॉर एग्जांपल अगर एक इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपया का है और उसमें अगर इंटरेस्ट 5,000 है, प्रिंसिपल 15,000 है, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिल जाएगा 15,000 का। इसका मतलब डिडक्शन हमको क्लेम करना पड़ता है। डिडक्शन इनकम बेस्ड भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर बेस्ड भी हो सकता है, पेमेंट बेस्ड। हमने तुमको 2 डिडक्शन का एग्जांपल दिया, पेमेंट बेस्ड। LIC प्रीमियम पे करने पे डिडक्शन मिलेगा 80C में, हाउसिंग लोन का रीपेमेंट करने पे प्रिंसिपल पोर्शन का डिडक्शन मिलेगा 80C में। तो पेमेंट करने पे डिडक्शन, कुछ डिडक्शन इनकम बेस्ड भी होता है। जैसे देखो सेविंग्स बैंक अकाउंट पे जो हमको इंटरेस्ट मिलता है ना, 10,000 रुपया तक का जो इंटरेस्ट है वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेविंग्स बैंक अकाउंट पे जो हमको इंटरेस्ट मिलता है 10,000 रुपया तक का सालाना इंटरेस्ट पे, एनुअल इंटरेस्ट का हम लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इट मींस अगर हमको सेविंग्स बैंक अकाउंट पे 9,000 रुपया इंटरेस्ट मिला था तो पहले वो 9,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा, बाद में अंडर सेक्शन 80 TTA जो कि इसी सेक्शन के अंदर आता है, 80C से लेके 80U तक बहुत लंबा चैप्टर है, 80 TTA में उसका हम लोग डिडक्शन क्लेम कर लेंगे और वो 9,000 हमारा ग्रॉस टोटल इनकम से लेस हो जाएगा, जिसके कारण हमारा टैक्सेबल इनकम 9,000 से कम हो जाएगा। इसका मतलब सरकार हमको लीगल तरीका बता रहा है कैसे हम अपना अपना टैक्स का लायबिलिटी को, टैक्स का बर्डन को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए सरकार ने डिडक्शंस अलाउ करता था क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ना डिडक्शन सब ओल्ड रिजीम में चला गया है। टैक्स में आज के डेट में 2 तरह का रिजीम एप्लीकेबल है, एक है ओल्ड रिजीम दैट इज ओल्ड टैक्स सिस्टम, एक है न्यू रिजीम दैट इज न्यू टैक्स सिस्टम। तो जो ओल्ड रिजीम को फॉलो करते हैं ना वो लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बट जो न्यू रिजीम को फॉलो करते हैं वो लोग अब डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। मतलब टोटल इनकम कैलकुलेट करने का तरीका ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में थोड़ा अलग अलग रहेगा, वो हम लोग चैप्टर्स में जब जाएंगे तब देख लेंगे। अभी ओवरऑल बात कर रहे हैं, दिस इज हेलीकॉप्टर व्यू ऑफ द होल सिलेबस, ठीक है। जब चैप्टर्स में जाएंगे तब इन डिटेल बात होगा। तो अभी तक क्या सीखे, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, दैट इज द सम टोटल ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम। और ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है इसको एक एसएससी कम से कम करना चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा करना चाहेगा, कम से कम करना चाहेगा, तो सरकार उसको लीगल तरीका बता रहा है, डिडक्शन क्लेम करो अंडर चैप्टर 6A, ठीक है, कुछ पेमेंट करो, मेडिकल इंश्योरेंस का पेमेंट करो, 80D में डिडक्शन दे देंगे। क्लियर, अपने किसी रिलेटिव के पीछे कोई बड़ा डिसीज के ऊपर खर्चा करो, 80DDB, दिल दला देने वाला बीमारी, ऐसा कोई खर्चा, ऐसा कोई बीमारी है, ऐसा DDB का ऐसा फुल फॉर्म नहीं है, ठीक है, ये सेक्शन नंबर 80DDB है, मतलब चैप्टर में जब जाएंगे तब डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो मतलब कुछ करने पर डिडक्शन मिलता है, या तो हमने कहीं पेमेंट किया है तो कहीं से पैसा मिला तो डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, इसमें 80C से लेके 80U तक कवर्ड है। डिडक्शंस के कारण हमारा ग्रॉस टोटल इनकम कम हो जाता है और फाइनली जो इनकम आता है उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम या फिर टोटल इनकम। किस इनकम पे टैक्स लगेगा, टैक्सेबल इनकम या फिर टोटल इनकम पे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज के क्लास में हम लोग ने ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टोटल इनकम एज वेल एज सोर्स ऑफ इनकम और हेड्स ऑफ इनकम को कवर कर लिया।
ऑलमोस्ट ये चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में जो भी छोटा मोटा टॉपिक उसको कवर करके चैप्टर को खत्म करके फाइनली हम लोग चैप्टर 2 में जाएंगे।